नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निपथ। मैं हूं आपके साथ श्रेय शुक्ला। गोला सीट पर बीजेपी की जीत हुई तो भगवा जश्न देखने को मिला और इस जीत पर समाजवादी पार्टी के सवाल ही सवाल थे। सपा इस हार को लोकतंत्र की हार बता रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, अखिलेश यादव बीजेपी पर भी हमलावर रहे। लेकिन अब इस जंग के बीच में एक नया घमासान छिड़ गया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि अखिलेश यादव अब हार को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं। अब तो रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव होना है, क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे या नए नए बहाने तलाशेंगे? ये वही मायावती हैं जो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। लेकिन सियासत में ना कोई किसी का स्थायी शत्रु है और ना ही कोई मित्र। आज जो सियासी दुश्मन हैं, कल वो दोस्त हो सकते हैं। इसी को लेकर किसी ने एक शेर कहा है कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे जब दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और लेकिन सियासत में कौन कहां इन सब बातों की परवाह करता है? यहाँ तो मौका है और दस्तूर ही है, ये मायने रखता है। कल तक एक मंच पर नजर आने वाले अखिलेश और मायावती के बीच सियासी दूरियां हैं, दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। सवाल तो ये भी है कि आखिर जब बसपा उपचुनाव में उतरी ही नहीं तो फिर वो क्यों अखिलेश यादव पर हमले बोल रही हैं? और समाजवादी पार्टी जो आरोप बसपा पर लगा रही है, यानी बीजेपी की बी टीम होने का, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? उपचुनाव से दूरी तो कांग्रेस ने भी बनाई, तो क्या विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाने में नाकाम है? जिस विपक्ष को सत्ता का मुकाबला करना चाहिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में राहें तो बीजेपी के लिए ही आसान हो जाती है। सवाल ये भी है कि क्या उपचुनाव में प्रत्याशी न देकर कांग्रेस और बसपा पर्दे के पीछे किसकी मदद कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर इसका मकसद क्या है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ की जनता ने उनको जो तोहफा दिया है, इसके बाद इस प्रकार की तिलमिलाहट स्वाभाविक भी है। अखिलेश यादव को यह जवाब देना ही होगा कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो 20-20 हजार यादव और मुस्लिम वोट काटने की बात उन्होंने कही थी, उसके साक्ष्य क्या है? सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि जब तक जाति मजहब की ये राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक जनता ऐसे ही नकारती रहेगी। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती हैं, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। तो आपने सुने सियासी वार और पलटवार, और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ गेस्ट पैनल में हैं सुशील दुबे जी की, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और आलोक वर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धर्मवीर चौधरी जी का ही रुख करूँगा। धर्मवीर जी, इस मोहब्बत की, इस प्रेम की वजह क्या है? जिस तरह से ट्वीट पे लगातार हमलावर हो रही हैं मायावती समाजवादी पार्टी को लेकर, और खासकर अखिलेश यादव को लेकर, कि वो कह रही हैं कि अब क्या बहानेबाजी बनाएंगे आप? इसका मतलब बीजेपी की हार के बाद समाजवादी पार्टी बहानेबाजी बनाती है, ये बसपा सुप्रीमो का कहना है। तो ये जो तल्खी है, इसकी तल्खी की वजह क्या है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए श्रेय जी, ये लोकतंत्र मेरी आवाज़ जरा इको कर रही है, इसे बंद कराइए जरा, पहले जरा ये आप बोलिए अब इको नहीं करें जी। इसमें तल्खी की कोई बात नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, 35,000 से लगभग ये 35,000 वोटों से हारे हैं गोला वाली सीट पर। मनीष जी,
जी। मायावती कहती है कि आप बहानेबाज हैं, आप बहानेबाजी करते हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं। आदरणीय श्रेय जी, आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बहन जी की जो विश्वसनीयता है राजनीति में, वह बची नहीं है। इसलिए विश्वसनीयता नहीं बची है कि वो जब बोलती हैं तो उनका एक जो पहले संदेश होता था, पहले जब वो बहुजन आंदोलन की राजनीति करती थी, आदरणीय काशीराम जी थे, तो जब वो बोलते थे तो समाज के अंतिम वर्ग तक उनकी बात पहुंचती थी और उस पर लोग चर्चा करते थे। आज बहन जी जब बोलती हैं तो वह सिर्फ टेलीविजन तक चर्चा का विषय बन के रह जाता है, जनता तक वह बात नहीं पहुंचती है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में और आज की परिस्थिति में, वह सभी को समझना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी 2022 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तभी से बहुजन समाज पार्टी के कैरेक्टर को आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक लाइन होती है, जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के दिशा और निर्देश होते हैं, उस पर बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल बनकर के काम नहीं करता है, एक भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बनकर के काम कर रहा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, आप उपचुनाव कहती हैं कि हम नहीं लड़ते हैं, तो फिर आजमगढ़ में आप किसको मदद पहुंचाने के लिए आप लड़ जाती है इलेक्शन। उसके बाद से उसी समय रामपुर में इलेक्शन नहीं लड़ती हैं आप, फिर कहती हैं कि हम गोला गोकर्णनाथ का चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आप आगे कहती हैं कि मैनपुरी और आगे रामपुर में चुनाव होना, फिर अखिलेश जी क्या बहानबाजी करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी बहानेबाजी की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में सड़क से लेकर के संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं और हम संघर्ष करेंगे। श्रेय जी, बहन जी को एक बात सोचना चाहिए कि उन्होंने जिस समाज का निर्माण करने का व्रत लिया था, कसम खाया था, क्या उस समाज के साथ वो न्याय कर रही हैं? क्या बहुजन आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग थे, क्या उनके साथ उन्होंने ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार किया? और सबसे बड़ी बात श्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन एक बात बहन जी को भी ये बात समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत बड़े बदलाव का, बहुत बड़े परिवर्तन का मन बना चुकी है। बहन जी चाहे जितना समर्थन करे भारतीय जनता पार्टी का, जितना ताकत लगा दें, आने वाला जो समय है धीरे धीरे आप देखिए, इतना बड़ा वोट जो गोला गोकर्णनाथ के जो जनता ने दिया है, आप देखिएगा 2022 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 1,26,000 वोट मिले थे और इस उपचुनाव में 1,24,000 वोट मिले हैं। वहीं हमको 90,512 इस चुनाव में वोट मिले हैं और भारतीय और जनरल इलेक्शन और आप 32,000 से हार गए और आप 32,000 से हारे। देखिए, बसपा और कांग्रेस देख लीजिए ना, बसपा और कांग्रेस कभी इलेक्शन लड़ेगी तो कभी आप नहीं लड़ेगी। आप दूसरी पार्टियों का मुंह देख के थोड़ी ना इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हम उनका मुंह नहीं देखते श्रेय जी, हम उनका मुंह देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि जो लोग राजनीति में अपनी महान जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, उनकी राजनीति में कभी। चलिए, धर्मवीर जी की बात अधूरी रह गई थी। धर्मवीर जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए जी। देखिए श्रेय जी, समाजवादी पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है और जब हम आजमगढ़ में 30% वोट पर जाते हैं, वो थोड़े से अंतर से चुनाव हारे थे हम लोग आजमगढ़ का बाई इलेक्शन, और वहाँ जब हम चुनाव लड़ते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आपने जो है बीजेपी को जितवा दिया, और जब हम रामपुर में इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि आपने जो है चुनाव नहीं लड़ा इसीलिए हम हार गए। आज गोला वाली सीट पर भी ये करीब 34,000 कुछ से हारे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने मानसिक संतुलन को बनाने की जरूरत है और जमीन पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि इनके परिवार में जो परिवारवादी पार्टी थी, इनके परिवार में फूट पड़ी हुई है और जो इनके अलायंस थे राजभर जैसे लोग, वो भी निकल के भाग गए। तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि इनको चिंतन की जरूरत है, और अब जो आने वाला जो गढ़ है इसमें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कि समाजवादी पार्टी वैसे आजमगढ़ भी हार चुकी है और रामपुर भी हार चुकी है, अब फिर यहां मैनपुरी में और रामपुर में इलेक्शन होना। जी, धर्मवीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाधार खो चुकी है पार्टी। सुशील दुबे जी के पास चलते हैं। सुशील दुबे जी, ये जो गोला का जो रिजल्ट आया है, गोला में जिस तरह से चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और सिर्फ बायपोलर हुआ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये जो कांग्रेस और बसपा बिल्कुल सीन से गायब रही, इसकी भी क्या वजह मानते हैं आप? कांग्रेस बसपा तो सीन से पिछले अभी 22 में ही गायब थी।
2 सीट वो ले आए थे, कांग्रेस वाले ले आए थे किसी तरीके से, वो तो प्रमोद तिवारी जी का जादूगरी है, अपना ले आए, और 1 सीट पे ये बहन जी आ गई थी। देखिए श्रेय जी, बात यह है जब विश्वसनीयता खत्म होती है तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं और ऐसे ही सिस्टम बनता है। अखिलेश जी ने आज कहा है कि मुझे 90,000 लोगों का विश्वास मिला है, मैं धन्यवाद देता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश जी ने उनके लिए क्यों नहीं कहा कि वो 5,000 लोग लगभग, जो आपको पिछले चुनाव में 95,000 मिला था, तो वो 5,000 वोटर कहाँ आपका चला गया, उसने आपको विश्वास क्यों खो दिया? तो इस पर भी तो अखिलेश जी को चिंतन करना पड़ेगा। देखिए 1 to 1 चुनाव में भले ही बाइपोलर हुआ हो, भले ही अरविंद गिरी जी का मामला था, भले ही हो, लेकिन चुनाव कोई भी हो संदेश तो देते देता है। किस कारण से बीएसपी ने साथ नहीं दिया, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया? कांग्रेस के, मुझे लगता परिस्थितियाँ ही ऐसी नहीं थी, वो अपने आपस में इतने उलझे हुए थे कि वो नहीं कर पाए। और भी तमाम पार्टियाँ होती हैं, जरा जरा जगह जाके खड़े हो जाते हैं। और फिर जहाँ तक देखिए धोखेबाजी की बात है, अभी अभी 10 सांसदों को लेके ये बुआ बबुआ की जो जोड़ी बनी थी, तो 10 सांसद लेके आई थी। अब आप बताओ कि कल तक ओम प्रकाश राजभर नाम का व्यक्ति, जो एक 4-5 जिलों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय, उन्होंने कल तक वो भतीजा कहते थे अब्बास अंसारी को, कल ही तक 10 बजे तक सुबह। आज वो कह रहे हैं कि वो तो सपा की गठबंधन से मुझे मिल गए थे, मेरे बस की, मेरे विधायक नहीं है, जबकि उन्हीं के उस पर विधायक हैं। कल तक भतीजा कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो राजनीति का जो चरित्र हो गया है वो धोखेबाजी का चरित्र हो गया, जो रोज दिखता है। अब आप बताओ, कल तक पिछले चुनाव में गठबंधन वाली बुआ जी आज इतना बड़ा आरोप। अच्छा, फिर ट्यूटर की राजनीति में जो वर्कर की राजनीति थी, जो समाज की राजनीति थी, जो राजनीति का चरित्र था, उसको खत्म कर दिया ट्यूटर ने। आप बताओ, हमें आज भी याद है, श्रेय जी आप भी वहाँ पर थे, मुझे याद है कि जब पहली बार बीएसपी के विधायक चप्पल में पहुंचे थे तो मोतीलाल वोरा जी गवर्नर हाउस में, तो लोग जमीन पे बैठ गए थे, कालीन पे, अंदर हिम्मत नहीं हुई थी। आज वो दलित चिंतन, वो दलित मूवमेंट आज जाके एडिडास के जूते पर और रेवन के चश्मे पर आके खड़ा हो गया है। जो उस समय साइकिल पे आए थे लोग विधायक, जो फटाइट जीप और फिएट से आए थे, वो लोग प्राडो और स्कॉर्पियो पे लिए घूम रहे हैं। तो आप बताओ दलित मूवमेंट बचा कहाँ है? अंबेडकर जी के और काशीराम जी की मेहनत का बनाया दलित मूवमेंट 4 बार की मुख्यमंत्री बनने पे मायावती जी का इतना समृद्ध हो गया है कि आज वो 15 फुट की ऊंची दीवारों में रहता है, अकूत संपत्ति का मालिक होता है। और कुछ ही लोग होते हैं, ये भी नहीं कि, और दलित मूवमेंट से जुड़े हुए कम से कम 15 ऐसे लोग थे जो डे 1 से बहुजन समाज के थे, आज वहां पर नहीं है। और जो लोग हैं, 1-2 लोग और बच्चे हैं, वो लोग उसको प्रश्न चिन्ह में है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और फिर जहाँ तक समाजवादी वाली बात है, एक बहुत बड़ा बरगद अभी समाजवादी पार्टी का गिरा है। अब अखिलेश जी को नए सिरे से चिंतन करना पड़ेगा। अभी तक वो बरगद की छाया ऐसी थी कि सब स्याह सफ़ेद, अच्छा बुरा, गलत सही, सब उसके बरगद छाया में हो जाता था। अब इतना बड़ा बरगद गिरा है, देश ने देखा है, तो अखिलेश जी को बड़े गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। वो ट्यूटर ना करें। अब वो जैसे मुलायम सिंह जी साइकिल पे, पैदल, मुंडन पे, जीने पे, मरने पे, ये वो, एक उस करेक्टर को उनको अगर वो 50% भी ले आए तो बहुत बड़ी वो काम करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में देखिए लीडरशिप तो उनकी है ही है, भले ही उधार के मुख्यमंत्री रहे हों, मैं उनको वास्तविक मुख्यमंत्री नहीं मानता, लेकिन आज भी उनके परिवार में शिवपाल यादव जी से लेके उनकी भाभी तक का सब राजनीतिक चीज़ें आप जानते हैं। और बीजेपी को ट्रायल लेना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके छोड़ देना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ओवैसी है, आईएम का अध्यक्ष। बीजेपी के पास वो सारे टूल हैं, वो सारे चीज़ें हैं, वो इतना पैसा है, इतना दिमाग है, इतना अच्छा। अब आप बताइए, जो तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कहने पे चल रही है? ऐसे तो है, चुनाव में तो अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है। देखिए, कुछ उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग, उनकी आइडियोलॉजी अलग, इनकी आइडियोलॉजी अलग। आइडियोलॉजी जब चीज़ें व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ जाती हैं श्रेय जी, तब कोई आइडियोलॉजी नहीं रह जाती। आइडियोलॉजी तो जो बीएसपी की थी वो थी, ये एडिडास के जूते और रेवन के चश्मे की थोड़ी थी। हाईटेक हो रहा है ना वो लोग भी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम बातें आती कि यहाँ पर छापा, यहाँ पर संपत्ति, यहाँ पर बेनामी, वहाँ पर वो, ये दलित चिंतन थोड़ी था, ये दलित मूवमेंट थोड़ी था।
दलित मूवमेंट में 1 करोड़ की माला पहनने का मूवमेंट थोड़ी बीएसपी था। डरेगी क्यों, ये बताइए, बीएसपी क्यों डरेगी भाई, किस वजह से बीएसपी डर डर रही है? ही रही है। बीएसपी का डर न रही होती तो पिछले चुनाव में सारा का सारा वोट पश्चिम का बीजेपी में डाइवर्ट नहीं हो गया होता। ये तो आप भी जानते हैं, आंकड़े बताती हैं, और हम लोगों ने जो देखा सुना पढ़ा वो जानते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं बीएसपी किन्हीं कारणों से जो 1 सीट पे आई है, 1 सीट के आने के बाद अब वो कितनी सीटों पर कब जाएगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हमको अपना सुरक्षित रखना, अपना, या आप समझिएगा, जब मुझे अपना और अपनों को सुरक्षित रखना है तो हमें उसको देखना पड़ेगा जो पावर में है। मनमोहन सिंह भी 10 साल सत्ता में रहे, रेगुलर सत्ता में रहे, न गोदी मीडिया बना पाए, न एक चैनल ले पाए। 8 साल मोदी जी ने जो हाल कर दिया है, तो मायावती जी क्या पूरा देश डर रहा है? पूरा देश उनके आगे नतमस्तक पड़ा हुआ है। तो इस समय पर जो चीजें हैं, जब नहीं, तो अब बीजेपी ने थोड़ी ना कहा कि आप जो है आप चुनाव में अपने कैंडिडेट मत उतारिए, मत खड़ा कीजिए, आप गोला का चुनाव मत लड़िए। बिल्कुल नहीं कहा, हो सकता कहा भी हो, बिल्कुल नहीं कहा, हो सकता कहा भी। अंडर हैंड कितनी बातें कहाँ मैनेजमेंट होता है किसको मालूम था कि 19 में सपा से असंभव समझौता करने वाली मायावती जी, 10 सीट पाने वाली मायावती जी आज अपने भतीजे को ज्ञान देंगी इस बात का कि वो बहानेबाजी करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या, अखिलेश जी को बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि 90,000 का हुआ धन्यवाद, लोकतंत्र की हार है, चुनाव आयोग का ये है, ईवीएम का ये है, मुसलमान वोट कट गया, हिंदू वोट बढ़ गया, ये सब का कोई मतलब नहीं होता। जनता इसको अदरवाइज लेती है, निगेटिव उसमें लेती है। आप निकलो, अगर आप अपने आप को सामने का विपक्ष मानते हो। देखिए, बेशक यूपी में अखिलेश जी सामने का विपक्ष है, कतई कांग्रेस विपक्ष नहीं है, कतई बीएसपी विपक्ष नहीं है। तो इनको महसूस करना चाहिए कि अगर हम सामने का विपक्ष हैं तो मुझको अपनी फील्डिंग भी, पॉलिटिकल फील्डिंग ऐसी सजानी पड़ेगी। बिल्कुल, कि हम चलिए धर्मवीर जी का रुख करते हैं। धर्मवीर जी बताइए कि आप समाजवादी पार्टी पे ज़्यादा हमला करते हैं, बीजेपी पे उस तरीके से हमलावर नहीं है, जबकि भाई सरकार में तो बीजेपी है ना, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, लेकिन आपका जो निशाना है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर है। तो आपको लगता है कि इनसे अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कोई राजनीतिक फायदा होगा? नहीं, देखिए, हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी देश की श्री जी 3 नंबर की बड़ी पार्टी है और समाजवादी एक क्षेत्रीय पार्टी है। हम तो चुनाव पूरी मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करने लगे और ऐसी राजनीति करने लगे कि समाजवादी पार्टी के साथ में इनके परिवार के लोग नहीं है, ये चुनाव हारते हैं और आरोप लगाते हैं ये बहुजन समाज पार्टी पे। ये पहले अपने चिंतन मनन करें, आपस में अपने परिवार में एका करें ये। और अभी जो सज्जन बोल रहे थे 2000 पिछला लोकसभा का चुनाव, तो बहुजन समाज पार्टी ने उससे पहले श्रेय जी बाई इलेक्शन हुआ था 3 लोकसभाओं का, जिसमें फूलपुर की सीट थी, गोरखपुर की सीट थी और एक दूसरी सीट, तीसरी सीट थी। तो बहन कुमारी मायावती जी के एक इशारे पर हमने इन बीजेपी के लोगों को धूल चटाने का काम किया था। लेकिन जब लोकसभा में गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, तब इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और आरोप जो है बीएसपी पर लगा दिया। तो आप जब स्वयं अपने कन्नौज की सीट हार गए, अपने गढ़ हार गए, और वो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति है, आज भी आजमगढ़ हार गए, तो ये दोष जो है दूसरों पर देते हैं, अपना चिंतन नहीं करते हैं, अपना मनन नहीं करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी, राजभर साहब ने क्या कहा कि एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो है इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति करके मुस्लिम समाज का वोट लेने का काम किया। मुस्लिम समाज ने देख लिया कि अगर इतनी ताकत हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाई होती तो ये संकीर्ण ताकतें जो आज भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही हैं, ये कभी सत्ता पर काबिज नहीं होती। और ये मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में श्रेय जी, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ से लेकर के और सहारनपुर, गाजियाबाद तक, नोएडा तक बहुजन समाज पार्टी की कुनबा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोग, कांग्रेस के सैकड़ों लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं निश्चित आपको बता दूं कि आने वाले चुनाव में हम विधानसभा का चुनाव लूज कर गए, चूंकि जाति और धर्म पर राजनीति हो रही थी, टोपियां लगाकर राजनीति हो रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। आज भी बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में याद किया जाता है। आपने कभी यह नहीं सुना होगा
ये तो जरूर सुना होगा कि ये समाजवादी पार्टी का गुंडा है, ये बीजेपी का गुंडा है, ये गोला का गुंडा है, ये टैनी है, ये ये कुलदीप सेंगर है, ये गायत्री प्रजापति है, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि ये बीएसपी का गुंडा है। बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, अनुशासन के दायरे में काम करती है। और जो धर्मवीर जी, मुख्तार अंसारी भी तो आपकी पार्टी में रहे हैं। सब समाज के लिए जो अभियान चलाया था, बहुजन समाज पार्टी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज भी अडिग हैं। ना हम जाति की राजनीति करते, ना हम धर्म की राजनीति करते। बहुजन समाज नहीं, आपने तमाम माफियाओं के नाम गिनाए। मुझे तो याद पड़ रहा है सुशील जी, मुख्तार अंसारी भी कभी इनके साथ रहे, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये भी कभी उनके आपके साथ रहे। ये साधु थे, ये साधु थे। श्रेय जी, अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरता है तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे और पार्टी से बाहर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में 1 महीने की सरकार हुई थी हमारी, अपने वर्तमान के सांसद को बुला करके अपने निवास पर गिरफ्तार करा के जेल भिजवाने का काम किया था। याद है मुझे। ऐसा उदाहरण इस भारत के लोकतंत्र में अगर कोई दूसरा हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो उनको क्यों टिकट ही क्यों दिया था जब वो ऐसे थे? खैर, बात दूसरी हो जाएगी। जी जी, ये बताइए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप तो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप है। नहीं, मोहन भागवत जी से मुलायम सिंह जी के संबंध थे, मोहन भागवत जी से मुलायम सिंह जी के मोदी जी से संबंध थे। लोकसभा में क्या बहन जी ने आशीर्वाद दिया था? हमने तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी और मुलायम सिंह जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ये समय पर जो जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुलायम सिंह गोधरा कांड के बाद 2002 में मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आलोक वर्मा जी का रुख करूंगा। जी आलोक जी, ये बताइए कि ये तो या कभी अमित शाह जी से ये विपक्ष आपस में ही लगा हुआ है, विपक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहा है, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपकी तो राहें एकदम साफ हैं। श्रेय भाई, हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, बसपा के साथी हैं और कांग्रेस भी उनमें शामिल कर लीजिए, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो करे तो क्या करें। 2014 के बाद जो लगातार हार मिल रही है, 2014 के बाद आपको याद होगा 2017 में एक गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ चली गई, साइकिल हाथी के साथ चल पड़ा, क्या नतीजा निकला आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो लगातार हार मिल रही है, 2014 की बात हो, 2017 की बात हो, 2019 की बात हो और 2022 में लगातार जो हार मिल रही है, उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा समझ ही नहीं पा रही कि उसे क्या कुछ करना है। असल में श्रेय भाई आवाज पता नहीं, आवाज इको कर रही है या कोई और प्रॉब्लम है। मैं दिखवाता हूं आवाज इनकी, जरा थोड़ा सा अगर आप आवाज सही करा सकें। जी जी हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, मैं आवाज ठीक करवाता हूं जी। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि हालात क्या हैं। दरअसल इन जो समाजवादी पार्टी और बसपा की जो सियासत थी, जात जमात की जो सियासत थी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाहता था, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में उत्तर प्रदेश को परिवर्तन मिला। 2022 के चुनाव में 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट हुए, तो इसलिए रिपीट हुए क्योंकि हमने परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाया है। इसके बाद का भी जो चुनाव हुआ, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हुआ, चाहे आजम के गढ़ का चुनाव हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फतेह मिली। अब गोला पे जो है लगातार वार छिड़ा हुआ है। तो क्यों छिड़ा हुआ है साहब? इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। सारा समीकरण उन्होंने आजमा लिया, लेकिन देखिए देश में परिवर्तन आ रहा है श्रेय भाई। 7 सीटों पर इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और उसमें 4 सीटों में हमने फतेह हासिल की और जो सीटें बची उनमें हम सेकंड नंबर पर आए। इसका मतलब यह है कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आज या तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कर रही है। कोई भी दल हो, आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में कोई भी पार्टी हो, उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। आलोक भाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता जो चाह रही थी वो आज हो रहा है। इसका संदेश भी दूर दूर तक जाएगा। आलोक भाई, गुजरात में बहुत कंफ्यूज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी मेरी आवाज मिल रही है।
आलोक जी मेरी आवाज मिल रही है? करके आएगा श्रेय भाई। आलोक जी मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं ये कह रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते आपकी आवाज आ हैं रही है मुझे? जी, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आपको सेफ पैसेज देने के लिए गोला में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा ताकि आपकी जीत पक्की हो सके, ये आरोप लगाते हैं। श्रेय भाई अब उनके आरोपों में क्या कहूं, वो तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं, कभी बसपा पे आरोप लगाते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ जब चुनाव लड़े थे, जब हार गए उसके बाद कांग्रेस पर भी उन्होंने आरोप लगाया। इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मुझे क्या कुछ कहना चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि मंथन इनको खुद करना चाहिए। इनकी सियासत आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, लगातार हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है, अपने ही पुराने गढ़ में ये क्यों हार रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको खुद मंथन करना चाहिए, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस हो, मंथन इनको खुद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे संगठन के तौर पे, चाहे सत्ता के तौर पे। हमने जो प्रण लिया था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, वो तस्वीर हमने बदल के दिखाई है। आज अगर उत्तर प्रदेश में लोग हमारे साथ खड़े हैं, कोई भी इलेक्शन हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, लगातार हमने बुलंद जीत हासिल की। जो हमारे विरोधी थे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े, तो इसलिए नहीं दिखाई पड़े ना क्योंकि हमने काम किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की लोग, उत्तर प्रदेश की सियासत अब जाति जमात की सियासत में उलझने वाली नहीं है। जो लोग काम करके दिखाएंगे, जो लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, वो हिंदुस्तान में जीतेंगे। बाकी जो समीकरण के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मुबारक, उनका पथ मुबारक, उनका रास्ता मुबारक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आने वाली सियासत इस डगर पे आगे बढ़ेगी। जी, मैं मलिक जी का रुख करूंगा। केपी मलिक जी, ये बताइए कि ये एक अजीब सी चीज़ है कि जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो बीजेपी है, उससे ज़्यादा सवाल मायावती जी समाजवादी पार्टी से कर रही हैं। तो ये क्या कोई मजबूरी है या कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा आपको लगता है? देखिए श्रेय जी, एक तो मैं धन्यवाद दूंगा धर्मवीर चौधरी को, हमारे मित्र हैं वो, और इन परिस्थितियों में भी वो अकेले मैदान में डटे हुए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, मैंने सुशील जी की बात सुनी और सुशील जी की कई बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मायावती जी जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार कर रही हैं इन हालातों में, उसके पीछे कई सारी सच्चाई छुपी हुई है, सर्वविदित है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और ये खूबसूरती देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने ऐसे व्यू रचना कर दी है कि आज विपक्षी आपस में उलझा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम आराम से कर रही है। आप मुझे बताइए कि आज मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। अगर इस बाई इलेक्शन को आप छोड़ दें विधानसभा के और पिछले लोकसभा के बाई इलेक्शन की बात करें, आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग है, तमाम एजेंसियां हैं, सत्ता का दुरुपयोग है, ठीक है। लेकिन लोकसभा के जो बाई इलेक्शन हुए थे, अगर कोई सवाल पूछे कि अखिलेश जी लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं गए, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी कोई अदृश्य शक्ति है जो रोक रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, कि वो क्षेत्र में जाएं, कुछ काम करें। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि वो अपना काम करने के लिए तमाम सत्ता जो विपक्षी दल हैं, सियासी दल हैं, उनको आपस में उलझा देती है। और उसकी खूबसूरती आज आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे भी दोनों विपक्षी दलों ने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। वो उनकी कमियां गिना रहे हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी मायावती की कमियां गिना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी कमियां गिना रहे हैं। मेरा समाजवादी के लोगों से पूछना है कि आप बहुजन समाज पार्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनका तो जो हश्र होना था हो चुका है, आप एक लंबी लकीर क्यों नहीं खींचते हैं? जब आप मुख्य विपक्षी दल हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के बजाय आप भटक क्यों जाते हैं? आपको आरोप प्रत्यारोप और आपको मुकाबला करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, और आप उलझ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहीं वो कहाँ बोल रहे हैं कि मलिक साहब, समाजवादी पार्टी तो बोल ही नहीं रही है। अखिलेश यादव को आपने कभी डायरेक्ट हमला करते नहीं देखा होगा, खासतौर पर मायावती के लिए। वो कहाँ बोलते हैं? हमलावर तो मायावती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मायावती जी भी आज इसीलिए कर रही है कि मायावती खुद नहीं कर रही है। मैंने आपको इशारा कर दिया है कि मायावती जी कोई भी काम खुद नहीं कर रही। मैं आगे की बता देता हूं आपको, मेरे पास विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है कि मायावती जी जो नया शुरू कर रही है
भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक सेफ लैंड कराने के लिए 2024 के लिए। अब वो जितने भी मुख्य नेता हैं मुस्लिम समाज के, उनको पार्टी में लाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। और उसकी एक बहानगी आपने सहारनपुर के जो मसूद साहब हैं उनको पार्टी में लेके कर दी है, इसकी शुरुआत होगी। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वो ये करेगी कि शिवपाल को साथ के उसके साथ तमाम लोगों को जोड़ के भी समाजवादी पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कहना जो हम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी या मायावती की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी क्यों डरी हुई हैं, बहन जी को इतना दबाव में आने की क्या आवश्यकता है। ये कोई बहुत अनोखा सवाल नहीं है। अगर आप सुशील दुबे जी को थोड़ा सा और पेंच लगा देंगे, थोड़ी आवाज उनकी बढ़ा देंगे और उनका बटन दबा देंगे, वो तो सब बता देंगे अंदर का। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि कम बताऊं, वो बता देंगे कौन सा तोता कहाँ बैठा है, कौन सा बाज कहाँ चल रहा है, तो सारी चीजें पता है। तो आज सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी आज देखिए जिस प्रकार से उन्होंने पीछे धकेल दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो बहुत अच्छी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में है, बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान व गुजरात में है, लेकिन आम आदमी पार्टी बताई जा रही है कि दोनों जगह बहुत अच्छी लीड कर रही है। अगर धरातल पे देखेंगे आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह रचना की एक खूबसूरती है, जिसके चक्रव्यूह में तमाम सियासी दल फंस जाते हैं और उनको उनका मुकाबला। अब आप देखिए, अगर अखिलेश यादव ये भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चुनाव आयोग का प्रयोग कर लिया, मशीनों में हेराफेरी कर दी, लेकिन जिस प्रकार से 32,000 के लगभग का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा अंतर मायने रखता है, क्योंकि 1000-1200 से जीत होना, 500 से जीत होना तो एक बार समझ में आता है। ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और ये जीत दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी को, जिस समाजवादी पार्टी को हम जानते हैं सड़कों पर उतरने वाली पार्टी और मुकाबला करने वाली पार्टी, नेताजी की पार्टी, सिख पार्टी की पार्टी, उसमें थोड़ा सा आज के समय में मुझे संशय नजर आता है। अखिलेश यादव को सड़कों पर उतरना चाहिए। अगर राहुल गांधी सड़कों पर उतर सकते हैं तो जयंत चौधरी क्यों नहीं उतर सकते, अखिलेश क्यों नहीं उतर सकते? ये क्यों ट्वीट खेल? जी बिल्कुल, मैं धर्मवीर जी का रुख करूंगा। धर्मवीर जी ये बताइए कि मुझे याद पड़ रहा है जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ये दो पार्टियां तो ऐसी जो कभी मिल नहीं सकती, लेकिन आप लोगों ने फिर एक चुनावी गठबंधन किया, आप मिले और मिलने के बाद फिर अलग हुए, फिर आरोप प्रत्यारोप हुआ। आपने जैसे बताया कि जो वोट था वो हमने तो ट्रांसफ़र करा दिया, समाजवादी पार्टी ने ट्रांसफ़र नहीं कराया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आपके साथ धोखेबाजी की। अब सवाल ये उठता है कि आप गोला के चुनाव में उतरते नहीं हैं। दूसरी बात, आपके ऊपर एक दबाव है, ये चाहे मलिक जी हो चाहे दुबे जी हो, ये कह रहे हैं। तो ये दबाव वाली कौन सी बात आ रही है बार बार कि आप दबाव के चलते, एक जैसे मलिक जी ने भी कहा कि 2024 में सेफ लैंडिंग बीजेपी को कराएंगे आप? देखिए श्रेय जी, मैं मलिक साहब की बात का तो जवाब थोड़ा बाद में दूंगा, लेकिन पूर्व में जाइए आप कि जब मुलायम सिंह जी को पहली बार उत्तर प्रदेश का सीएम किसने बनाया था? बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाया था जी। बाबा साहब ने जो दलितों के, ओबीसी के लिए जो प्लेटफार्म बनाया था और ये कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसी अनुपात में मान्यवर साहब काशीराम साहब ने इनको यहाँ उत्तर प्रदेश का जब मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही थी, जब कमंडल हावी था, तब मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा भी खूब गूंजा था। तो ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी कि इन जो गांव गरीब के लोग थे उनको सत्ता तक पहुंचाने का जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उसका क्रियान्वयन मान्यवर साहब काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में किया था, बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया था। लेकिन हमने तो इन पर पूरा भरोसा किया, लेकिन जब ये उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे तो मान्यवर साहब ने विड्रॉ कर लिया और फिर दोबारा से जो लोहियावादी लोग थे, जो अंबेडकरवादी लोग थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड को भूलते हुए भी, बड़ा दिल दिखाते हुए इन मनुवादियों को रोकने के लिए, इन भाई से भाई को लड़ाने वालों को से रोकने के लिए बहन जी ने फिर इनके साथ गठबंधन किया। लेकिन श्रेय जी, आप सच्चाई से मेरी बात मानिएगा, वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ,
जहां पर हमारी ताकत थी, मुस्लिम समाज की ताकत थी, वहां हमको जीत मिली। और इनके गढ़ में चाहे वो राम गोपाल जी का बेटा था, चाहे वो डिम्पल यादव थी, कन्नौज जैसे गढ़ में हार गए लोग, और आरोप मरते हैं ये जो है बीएसपी पर। तो ये इनके आरोप जो है कभी निर्वाचन आयोग के लिए कहेंगे, कभी किसी के लिए कहेंगे, लेकिन ये कभी आत्मचिंतन नहीं करते हैं। जो शिवपाल यादव जी संगठन के मालिक थे, मुलायम सिंह जी की ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव जी ने पार्टी पे कब्जा कर लिया। तो ये सारा प्रकरण जो है, ये परिवार की पार्टी थी, परिवार में फूट पड़ गई और मुस्लिम समाज को धोखे से मुस्लिम समाज बहक गया। उनको ये लगा कि नहीं, ये जो है हमको बीजेपी से निजात दिला सकते हैं इस उत्तर प्रदेश में। ये एक भूल थी उनकी, जो आज वो भूल सुधार कर रहे हैं। और तो इसी ये सारा जो धर्मवीर जी, प्रकरण मैंने आपको बताया है, इसी भूल सुधार की वजह से धर्मवीर जी, ये जो है मेरा सवाल है जी मेरा सवाल है कि इसी भूल सुधार की वजह से ही आप शायद बार बार समाजवादी पार्टी पे हमला कर रहे हैं, ताकि जो मुस्लिम वोट है वो आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो यादव और प्लस मुस्लिम का है। ये इनसे पूछ के राजनीति करेंगे? ये नहीं, इनसे पूछ के समाजवादी पार्टी से पूछ के राजनीति करेंगे क्या? बहन जी 4 बार सीएम रही है उत्तर प्रदेश की, वो इस देश में मोदी जी से भी बड़ी नेता है। आज जो है आप ईमानदारी से स्वीकार करें तो बहन जी के मुकाबले का कोई नेता देश में नहीं है। हम एक सीट पर जरूर आए हैं, लेकिन बहन जी के मुकाबले का कोई नेता इस देश में नहीं है। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूं। और अब मैं आता हूं जरा मलिक साहब की बात के पीछे। मलिक साहब जैसे जो पत्रकार है ना, जो मतलब एक मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत पत्रकारिता, मेरे मित्र हैं, भाई हैं हमारे मलिक साहब, लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं, बहन कुमारी मायावती जी को फोक्स मैगजीन ने आयरन लेडी का खिताब दिया। वो शेरनी है, ना किसी से डरती हैं और अपनी बात को डंके की चोट पर करती हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमें सत्ता से बेदखल किया। बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता से बेदखल कर दिया। यह बहन जी का चाल चरित्र और चेहरा है। अगर हम मुलायम सिंह जी को माफ कर सकते हैं, मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हम अखिलेश जी पर वार करने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति में धोखेबाजी है, परिवारवाद है। और अब मैं ये जो बीजेपी जो दबाव की राजनीति करती है, बीजेपी जो उस तरीके की संकीर्ण सोच की राजनीति करती है, आज जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनका विकास का जो ये कसीदे पढ़ रहे थे, 27 साल का विकास 140 साल पुराने पुल पर नजर आ गया, मोरबी में सैकड़ों जाने चली गई। कौन जिम्मेदार है? चलिए मैं मनीष सिंह का रुख करूंगा। मनीष ये बताइए मनीष जी, दरार भी आप मुझे दिखा दीजिए उसमें, श्रेय जी। वो कह रहे हैं कि हम तो आप पर वार करेंगे ही करेंगे, रोज टूट रहे हैं। तो अब आपके सामने मेरा सवाल पूरा धर्मवीर जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं हम तो आप पे वार करेंगे, हम कोई पूछ के राजनीति थोड़ी ना करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका जो परंपरागत वोट बैंक है, मुस्लिम यादव, उस पर डेंट करने के लिए ये सारी आपके ऊपर वार हो रहे हैं? दूसरी बात, अब जब आपको पता चल गया है तो वार होगा, वहां पर वोट बैंक खिसक भी सकता है, इधर का उधर भी हो सकता है। तो मैनपुरी और रामपुर में अपनी साख को कैसे बचाएंगे? अभी तो गोला में आपको हार मिल गई, बहुत तगड़ी करारी हार मिली है। दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। ये समाजवादियों ने हमेशा से एक समतामूलक समाज के रचना के लिए राजनीति किया है। समाज में जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमेशा से आदरणीय लोहिया जी के जमाने से लेकर के और आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने तक आपने आरक्षण में अब रुक जाइए, नहीं, थोड़ा सा वरिष्ठता का ख्याल रखिए। अब आप ही बोलिए आप मायावती जी के बनाए हुए जिलों के जो दलितों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर थे, आपने बदल दिए थे। अब धर्मवीर जी थोड़ा शांत हो जाइए ना, धर्मवीर जी थोड़ा शांत हो जाइए ना, थोड़ा शांत हो जाइए। आप अपनी वरिष्ठता का ख्याल रखिए ना धर्मवीर जी। यही आपका समतामूलक समाज है। अरे थोड़ा शांत हो जाइए ना धर्मवीर जी, थोड़ा शांत हो जाइए। यही आपका समतामूलक समाज है क्या? सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। नागपुर के नारंगियों के इशारे पर बसपा जैसी राजनीतिक पार्टी अब नाचने लगी है, यह कहने में अब पूरा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है। किसको आशीर्वाद दिया था लोकसभा? अरे सुन तो लीजिए धर्मवीर जी, सुनिए तो आप, धर्मवीर जी सुनिए तो आप, दिया था, सुनिए तो मोहन भागवत जी के काम में
धर्मवीर जी क्या बात कर रहा है? 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद जब गुजरात में चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती जी जाकर के मोदी जी का प्रचार की थी। आप आज मुस्लिम समाज के हितैषी की बात करते हैं, जब गोधरा कांड हुआ तो बहन जी कहां गई थी प्रचार करने? बताइए ना आप, बहन जी किसका प्रचार करने गई थी? धर्मवीर जी मेरे इस सवाल पर जवाब दे दीजिए कि बहन जी कहां गई थी? मैं आपको बता दूं। हाँ बता दीजिए। आपको आज आत्मचिंतन करने की जरूरत अरे है। मैं आत्मचिंतन करूंगा या आत्म सुधार करूंगा, या मेरा विषय है धर्मवीर जी, लेकिन आपका जो विषय है, आपने इतना आत्मचिंतन किया कि 4-4 बार सरकार बनाने के बाद आज एक विधायक लेकर के घूम रहे हैं। वो भी विधायक कब भाजपा के समर्थन में चला जाता है, वो भी विधायक एक आपका है कि नहीं है, ये भी आप कभी चिंतन किए? इस पर आपने इतना चिंतन किया, इतना आत्म सुधार किया कि आज आप एक विधायक पर 10 सांसद हैं लोकसभा में। अरे क्या बात करते हैं? तो सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के 10 समाजवादी पार्टी के लोग अगर नहीं होते तो 10 नहीं, आपके पास शून्य होता है। धर्मवीर जी 2024 में चुनाव होगा और 2024 में आप कहां होंगे आपका पता नहीं चलेगा। और ये अभी तो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप अपनी अग्नि परीक्षा दे दीजिए। जातिवाद पर बहुत बात करते हैं, परिवारवाद पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं आपके। इनको संभालिए। 24 में तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी भारत में। बहन कुमारी मायावती जी सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगी। ठीक है, होंगी, ये आगे की भविष्य की बात है। लग रहा है कि किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में है आप, लग रहा है कि किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में है, होंगी अलग की बात है। सुन लीजिए, मैनपुरी का चुनाव को संभालिए। अरे सुन, इसमें जो है क्या बहानेबाजी करेंगे? अरे जरा भाजपा की भी बात करने दीजिएगा कि आप ही पूरी डिबेट्स को चलाइएगा, थोड़ा शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब परिवारवाद पर बात, भाजपा के पास कहने के लिए क्या है? हमारे भाई सुनिए ना, जब उनके पास कहने के लिए है नहीं और आपके पास विधायक है ना, ये जो है आपकी पार्टी है, जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अरे धर्मवीर जी सुनिए ना, मलिक साहब एक बात कह रहे थे, मैं बड़ा गौर से मलिक साहब को सुनता हूं। आदरणीय सुशील दुबे जी हम लोग के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत आदर हम लोग करते हैं। मलिक साहब ने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सपा और बसपा आपस में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब नहीं दे रही। आदरणीय मलिक साहब, आप बहुत डिबेट्स पैनल में बैठते हैं, जो एंकर होता है, एंकर के सवाल का प्रवक्ता जवाब देता है, न कि अपना सवाल और अपना जवाब लेकर के आता है मलिक साहब। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो बहुत परिवारवाद पर चर्चा करते हैं। अमन गिरी जी कौन है जरा बताएंगे आप? वर्मा जी, पंकज सिंह कौन है जरा बताएंगे आप? ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटा कौन है जरा बताएंगे आप? हर चुनाव में आदरणीय श्रेय जी, हर चुनाव में कोई पार्टी उससे चूकी थोड़ी ना है। श्रेय जी सुनिए ना, थोड़ा सा समय आपको दीजिए, सारे लोगों को समय आपने दिया, थोड़ा समय नहीं आपको समय भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव में जाते हैं तो एक उनका अखबार में इश्तेहार आता है और टेलीविजन पे एक इश्तेहार चलता है। आजकल तो खबर तो चलती नहीं, इश्तेहार ही चलता है। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे गूढ़ विषयों पर आप चर्चा करा लेते हैं, आपकी बहुत महानता है। तो एक इश्तेहार चलता है कि कोई भी रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी का और कोई भी नेता के परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये इतनी अशोभनीय राजनीति में बात करती है भारतीय जनता पार्टी कि ठीक इसके उलट काम करती है। लोगों के भी मन में ये बात चली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने राजनीतिक लोगों के परिवार को टिकट नहीं देती है। ये एक ऐसा ढकोसला भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सारा का सारा काम इसके ठीक उलट करती है। इसलिए कि मैं अपने जनपद देवरिया में मेरे 3-3 ब्लॉक प्रमुख, 4-4 ब्लॉक प्रमुख ऐसे हैं जो मिनिस्टर्स के लड़के हैं, MLA के लड़के हैं। ये बात में तो बीजेपी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो तो बसपा आपके ऊपर हमला कर रही है। क्यों? सुनिए ना, सुनिए आलोक, ये वर्मा जी जब सुन लीजिए, वर्मा जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार पर लंबा लंबा चर्चा कर रहे थे। 2,82,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण PWD की सड़कें हैं। अरे आज हम लोग ग्रामीण PWD की सड़कों पर बहस ही नहीं कर रहे हैं, सारी बातें आती हैं। नहीं, आज डिबेट का विषय कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, हमला तो कर रही है बीएसपी। आप नहीं देखिए, बीएसपी जो बात कह रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी आपको कहती है बहानेबाज है। श्रेय जी, बीएसपी जो बात कह रही है वो बात बीएसपी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नागपुर कार्यालय से आया हुआ स्क्रिप्ट है जो बसपा बोल रही है। चलिए उनसे, चलिए आलोक वर्मा जी से पूछते हैं। वो तो कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है पूरा। और एक सवाल मेरा भी है कि आप किसको बड़ा चैलेंज मानते हैं? समाजवादी पार्टी को बड़ा चैलेंज मानते हैं कि बसपा को बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए श्री जी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना समाजवादी पार्टी से, ना बसपा से, ना कांग्रेस, ना किसी और दल से। हम अपने आप को ही अपना चैलेंज मानते हैं।
हम जनता के बीच जाते हैं, जीतने के लिए जाते हैं, क्योंकि अहम है कि हम सत्ता में रहेंगे तभी परिवर्तन कर सकेंगे। तो हमारा ध्यान चुनाव को जीतने पे रहता है, इसमें कहीं कोई शक चुनाव के जीतने के लिए आप सारा युक्ति लगाते हैं, लेकिन समाज के विश्वास को जीतने के लिए आप काम नहीं करते। वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सारा काम करती है, लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी जरा ठहर जाइए, सेवा के लिए सत्ता इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि हमें सेवा करना है। मैं पूछ रहा हूं हमें कि जब आप सेवा करना चाहते हैं तो अपने अभी आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। चलिए आलोक जी को बोलने दीजिए। सुन लीजिए, वो हमारी बहनों को सुन लीजिए। आपने कहा कि ग्रामीण अंचल में जो सड़कें हैं जिनको विशेष मरम्मत करा करके हम बेहतर सड़क बनाएंगे, उन पर अलकतरा सवाल का जवाब लेने दीजिए। मनीष जी, उनके सवाल का जवाब सदन में बैठ करके क्या कुछ करते थे वो भी जरा ध्यान कर लीजिए जी। जरा ठहर आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तकिया के नीचे से घूस लेते हुए आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने दीजिए। मनीष इस जी, तरीके से तो नहीं होगी मनीष जी मित्र। बात करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। जी जी आलोक जी। देखिए मित्र, हम आपको सुन रहे थे, बहुत गौर से सुन रहे थे। अब मुझे लगता है बहस का तकाजा यही है, बहस का तरीका यही है कि आप भी गौर से सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है, ये अब आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। आपने गोला की बात की, इससे पहले हमने जो लोकसभा का उपचुनाव जीता था, चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे आजम के गढ़ में जो चुनाव हुआ था, उसमें भी हमने पूरी ताकत लगाई थी। और आपके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी उस समय कहां थे? एसी कमरे में बैठे हुए थे। अभी जो चुनाव विधानसभा का हमने उत्तर प्रदेश में जीता, उसमें भी अखिलेश यादव जी नहीं थे। यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस इलाके में थे। करोड़ की जहाज में भारत के प्रधानमंत्री जी जिस समय भारत कोरोना में महामारी झेल रहा था, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर 8,000 करोड़ की जहाज बना के जरा रुक जाइए साहब, बात करते हैं। जरा रुक जिस समय जाइए। देश पर उत्तर प्रदेश संकट के बाद पहुंचाया है, क्यों पहुंचाया है, जरा समझ लीजिए। जरा ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के देखिए, लोगों ने समय कम है। दशा क्यों की? अरे हमारी दशा अखिलेश यादव जी की जो आज ये दशा हुई है, क्यों हुई है, जरा ये समझ लीजिए। आपकी जो दुर्दशा समझेंगे नहीं तो सुधार नहीं आएगा। समझेंगे नहीं तो सुधार नहीं आएगा मित्र। देखिए ऐसे शोर से, आप लोगों का देखिए ऐसे शोर से डिबेट नहीं होगी। नहीं, ऐसे शोर से डिबेट नहीं होगी ना, ऐसे शोर से देखिए डिबेट नहीं होगी। कोई अपना सवाल कर रहा है, उसको सवाल का जवाब देने दीजिए। ऐसे शोर से डिबेट तो होगी नहीं, टाइम ओवर हो जाएगा। मैं आप लोगों को थैंक यू बोल दूंगा, लेकिन कुछ निकल के तो आना चाहिए ना इस डिबेट में। जी 30 सेकंड में अपनी बात आलोक जी पूरी करिएगा। श्रेय जी, देखिए उत्तर प्रदेश के लोग परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन उनको भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। इससे पहले का जो शासन रहा है, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे दूसरे दलों का हो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन्हें अच्छी तरीके से देखा। किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी, जो मैं कह रहा था, हमारे साथी बीच में हमको व्यवधान उन्होंने क्रिएट किया कि जहां भी चुनाव होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से उस चुनाव को लड़ती रही है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सत्ता अहम चीज है। सत्ता अगर हमारे हाथ में रहती है तभी हम परिवर्तन ला सकते हैं, तभी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम जाति जमात की सियासत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई सियासत में नहीं आता, सेवा करने के लिए सियासत में आते हैं। दूसरे लोगों को देख लीजिए, अभी बसपा के साथी बोल रहे थे, कह रहे थे कि परिवारवाद में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आज मायावती को कि किसी सेकंड नंबर पे किसी को लाना है तो किसको खोज करके लेके आई हैं? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा आप किसी को सोच सकते हैं? मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद मुझे सभी पार्टियां इस पर आरोप लगाते हैं। सुशील दुबे जी, मैं आपका रुख करूंगा। बहुत कम समय है, देखिए शोर शराबे में समय खराब करना बहुत अच्छी बात नहीं है। जी मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, ये चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव और वर्सेस मायावती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल सुशील दुबे जी ये है कि आपको इस चर्चा के दौरान कहीं ये लगा कि 2024 में ये दोनों पार्टियां मजबूती से विपक्ष के तौर पर बीजेपी का सामना कर पाएंगी? नहीं लगा। मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई, संक्षेप में कहिएगा, मेरे पास समय मेरे बड़े भाई केपी मलिक यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत गहरी बात कह दी। सेफ लैंडिंग 24 की जो कराएगा तो आप समझ लीजिए कि आमने सामने सफाई होगी। क्या बीएसपी के मित्र बता सकते हैं कि दलित मूवमेंट के राज बहादुर जी से लेके, इंद्री सरोज जी से लेके, चौधरी से लेके 15 के ऐसे लोग, बड़े लोग उस जमाने के आज कहाँ हैं?
आज दलित मूवमेंट के सबसे बड़े चिंतक सतीश मिश्रा जी दलित मूवमेंट को चला रहे हैं। इसका कोई जवाब है? मनीष जी की बात का कोई जवाब मिश्रा जी तो वाला दिखते ही नहीं है? आजकल। दूसरा बात मैं अखिलेश जी को बता दूं, बरगद के जाने के बाद एक नीम पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन देता था जिला पंचायत चुनाव में इटावा में, उस पेड़ ने बीजेपी को ऑक्सीजन दी है। शिवपाल जी ने अपने घर की ऑक्सीजन को बरगद चले गए। मैं बार बार आज बोल रहा हूं क्योंकि एक श्रद्धांजलि भी है, श्रेय जी दोनों की बता रहा हूं, राज बहादुर जी से लेके दलित मूवमेंट के फाउंडर मेंबर राज बहादुर जी जो आज कांग्रेस में, इंद्रजीत जी सपा में हैं, और बहन जी, चलिए बहन जी अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं केपी मलिक जी की बात को 24 में ये दोनों टूल बन चुके हैं। चलिए केपी मलिक जी से संक्षेप में जवाब मांग लेते हैं। केपी मलिक जी, धर्मवीर जी की बात आपने सुनी होगी। धर्मवीर जी ने कहा कि ये जो बात कर रहे हैं, मायावती किसी से डरती वरती नहीं है, मायावती सबसे मजबूत नेता हैं और देश की नंबर 1 नेता हैं। आपको उनके इस स्टेटमेंट में क्या लगता है, कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, धर्मवीर जी की बात ये सही है कि मायावती जी नहीं डरती थी। और कई सारे उन्होंने इस तरह के, मतलब आप कह रहे हैं थी, अब डरती हैं। लेकिन आज की डेट में वो डरती हैं, ये सर्वविदित है। ये मेरे कहने या उन्होंने जैसे कहा कि हवाई बातें मलिक साहब करते हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारे भाई हैं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है, ये तमाम लोगों को समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि मायावती जी आज डरती हैं। और दुबे जी ने भी कहा कि मायावती जी अगर नहीं डरती हैं तो वो खुल के क्यों नहीं आ रही, तो तमाम कारण है। देखिए, बात यह है कि हमें यहाँ ये देखना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और वो अपनी तैयारी के साथ ग्राउंड पे तैयारी करती है, शाम दाम दंड भेद करती है। चुनाव जीतने के लिए करना भी चाहिए, तमाम सियासी दल करते हैं। तो उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना इन सियासी दल के बस की बात मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हाँ, अगर अखिलेश यादव कोई नया तरीका खोज के लाते हैं, कोई नई तरीके की शुरुआत करते हैं तो कुछ हो सकता है। अब दूसरी चीज मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के अलावा शिवपाल यादव जी का भी बहुत अच्छा प्रयोग 2024 में करेगी। उसकी बानगी भी आपको दिखेगी। तमाम गठजोड़ उसमें उनका चल रहा है, उसमें उनके साथ डीपी यादव और तमाम लोग आएंगे, वो आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। अभिषेक, मायावती कि ये जो रणनीति है, ट्विटर पे हमले करना, ट्विटर पे वॉर छेड़ना, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वॉर करना, एक तरह से इस रणनीति में पहले हम लोग देखते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या फिर अपना स्टेटमेंट जारी करती थी मीडिया में, लेकिन वो सिर्फ अभी ट्वीट कर देती हैं और ट्वीट के बाद फिर वो उस पर बहुत ज़बरदस्त चर्चा होने लगती है। तो ये जो नई स्ट्रेटजी है, ये नई बसपा की रणनीति दिखती है, जिसे कहते हैं हाईटेक बसपा की रणनीति दिखती है, इसके पीछे आप क्या पाते हैं? देखिए, बहुत ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी रही है बसपा, और अब वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। मायावती को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है, बहुत बड़ी नेता है, बहुत मजबूत नेता है, और इसीलिए वो मजबूती हासिल करने के लिए उन्होंने, आप देखिए कि संख्या बल के आधार पर नंबर 1 की पार्टी को नहीं चुना, यानी बीजेपी को नहीं चुना, नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी से उन्होंने सीधे अपना मुकाबला रख दिया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 में जब चुनाव सामने आएगा तो ये देखा जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले कौन खड़ा है। तो ये प्रोजेक्शन जनता के बीच में देना, ये नैरेटिव बनाना, ये संदेश देना, इस बात की कोशिश अब ये चल रही है कि नंबर 2 और नंबर 3 के बीच की लड़ाई हो गई है कि नंबर 2 पे कौन आता है। और बसपा अध्यक्ष को ये बात पता है कि मैक्सिमम अपील जनता तक ले जाना है तो अपनी बात खुल के कहना है। उनके ट्वीट्स देखिए, उनके स्टेटमेंट देखिए, ऐसा लगता है कि वो सामने से कह रही हैं, बोल बोल के पढ़ रही हैं। वो एक एक चीज़ बहुत बारीकी से अपने ट्वीट में बताती हैं ताकि वो जहाँ तक मैसेज जा रहा है उसको समझा जाए, कहीं से भी उसमें कुछ गलत अर्थ ना निकाला जाए। और उनके ट्वीट का अर्थ यही है कि समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ के चुनाव, रामपुर के चुनाव में बीएसपी को कोस रही थी, इस बाई इलेक्शन में आज वो कहाँ चली गई। और अब तो सबसे इंटरेस्टिंग हो गया कि जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के और रामपुर के विधानसभा के, उसमें बीएसपी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या वो अपने कैंडिडेट देगी या नहीं देगी, इस पर सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी लोगों की। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। जिस तरह से गोला में उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन बाई इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मनीष सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, आपका शुक्रिया। ओपी मलिक जी, आपका शुक्रिया।
और आलोक वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और धनवीर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो सभी पार्टियां किस तरह से जुगत लड़ाने में लगी हैं कि 2024 पर ही सबकी नज़र है। अभी बाई इलेक्शंस पर नज़र नहीं है, लेकिन बाई इलेक्शन से रणनीति जो है वो तय होती है। बाई इलेक्शन से रणनीति तय होती है कि आखिर वो पार्टी किस लाइन पे चलेगी, और वो लाइन अब साफ हो गई है कि बसपा जो है लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले करेगी, क्योंकि उसका एक वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उसको ये साफ संदेश देने की कोशिश करेगी कि आपने देखिए 2022 में वोट दिया था, कुछ हुआ नहीं, अब आप हमारे साथ आइए। ये वाली रणनीति मायावती की कितनी कारगर होगी, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अब किस तरह से लड़ती है, क्योंकि अभी ये कहा गया बार बार कि अखिलेश यादव जो थे वो गोला के चुनाव में नहीं गए, इसलिए इतना एग्रेसिव जो कैंपेन था वो नहीं हो पाया। तो क्या अखिलेश यादव उतरेंगे इन बाई इलेक्शंस में अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने, और इसके अलावा मायावती क्या रणनीति अपनाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नज़रें लड़ाई और अपना कब्ज़ा जमाने की जो होड़ है उस पर जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो 2024 को लेकर है, उसी पर ही रणनीति बनाई जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।